मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं हूँ राजेंद्र प्रसाद यादव। जो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है उसमें हम क्या करते हैं, जो 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी वो खत्म कर चुके हैं पिछली वीडियो में। हम लोग को आज शुरू करना है 6ठा चैप्टर त्रिभुज। उसमें जो प्रश्नावली है 6.1, उसमें हमें क्या करना है, त्रिभुज के बारे में दो चीज़ें ध्यान रखना है, दो विशेषता। एक होता है समरूप, एक होता है सर्वांगसम। तो सर्वांगसम और समरूप में हमें रिलेशन देखना है कि क्या अंतर है और दोनों में क्या समानता है। ठीक है, यदि उससे पहले आप लोग चैनल को क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। चलिए बिना समय गंवाते अपने सवाल पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो यही कह रहा है कि क्वेश्चन में दिए गए शब्दों का सही समरूप मतलब सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को हमें भरना है। तो देखो एक सर्वांगसम होता है, एक होता है समरूप। देखो सर्वांगसम का मतलब होता है क्या, सर्वांग सम मतलब क्या होता है, सर्व मतलब सभी और अंग समान हो। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान हो, जबकि समरूप में क्या है, समरूप में क्या है, समान रूप होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, समान रूप होना चाहिए। तो दोनों में अंतर यह है कि जैसे इसका कोई अंग है मतलब सारे अंग बराबर होने चाहिए। जैसे मान लो हमारी कोई हथेली है, दूसरे ऊपर हथेली रखेंगे तो ये सर्वांगसम होगा। और समरूप मतलब उसका केवल चेहरा है, एक छोटा हथेली है, एक बड़ा हथेली है, तब भी वो क्या है, मतलब हाथी है, समरूप है। तो उसमें समरूप में चला जाएगा, छोटा बड़ा है तो समरूप में। और दोनों अगर बराबर है, एक दूसरे के ऊपर आकृति को रखें, पूरी तरह से पहले वाले आकृति को ढक ले, यानी पहली वाली आकृति अब ना दिखे, केवल दूसरी वाली दिखे, तो वहां पर क्या होगा, सभी सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि सारे अंग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसमें पहले कह रहा है कि सभी वृत्त, देखो वृत्त जो हमारी बात कर रहा है पहला क्वेश्चन में, कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं। तो वृत्त हमारा देखिए छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार के हो सकता है। इनकी रेडियस भिन्न भिन्न हो सकती है, इनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा हमें आवश्यकता पड़ता है उस तरह से हम वृत्त बना लेते हैं। तो सभी वृत्त के अंदर सारे वृत्त आ जाएंगे, छोटा भी आएगा, बड़ा भी आएगा, उससे बड़ा भी आएगा, बीच का भी आएगा। तो क्या होगा, होगा तो वृत्त ही होगा, क्या वो वृत्त ही। तो उसे हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे, क्योंकि उसकी रूप जो है वो समान है वृत्त, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे, ना कि सर्वांगसम कहेंगे। सर्वांगसम का होने का मतलब अगर इस वृत्त को उठाकर इसके ऊपर रखें तो पूरी तरह से ढक ले। देखिए छोटा वृत्त है, इसके ऊपर रखेंगे तो पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा, इसलिए सर्वांगसम नहीं है। तो यहां पर भरेंगे क्या, समरूप। क्या भरेंगे, समरूप लिखेंगे। वही बात यहां कह रहा है, सभी वर्ग होते हैं क्या, सर्वांगसम होते हैं, समरूप। तो बात वही हो रही है। देखिए हमारी अब जो वर्ग है उसकी जो भुजाएं हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं, मतलब छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, और उससे बड़ा हो सकता है, बीच का भी हो सकता है। तो सारे वर्ग के अंदर मतलब सभी वर्ग आ गया ना, तो सभी वर्ग में सब कुछ वर्ग आ जाएगा। तो वहां पर भी हमारा क्या होगा, सर्वांगसम ना होगा, क्या होगा, समरूप होगा, क्योंकि है वो क्या, वर्ग ही तो है। तो इसे हम कहेंगे क्या, समरूप कहेंगे। और इसमें कह रहा है, तीसरे सवाल में कह रहा है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं क्या, समद्विबाहु या समबाहु। तो समद्विबाहु में केवल दो ही भुजाएं समान होंगी और समबाहु में सारे भुजाएं समान होंगे। तो हमारी क्या होगा, जो सारे भुजाएं समान होंगे वही समरूप होते हैं। लिखेंगे क्या, समबाहु, यानी समबाहु जो त्रिभुज होगा वही समरूप होगा। क्योंकि अगर जैसे मान के चलिए दो भुजाएं हैं, कोई त्रिभुज हमारा ये है, इसके दो ही भुजाएं समान है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समरूप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए। जैसे ये हमारी एक है और ये हमारी क्या है, एक है, ये दो है, ये दो है, जबकि तीसरा ये तीन है, ये हमारा पांच है, तो इसे हम समरूप नहीं कहेंगे। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज ही हमारा क्या होगा, समरूप कहलाएगा। और चौथा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि भुजाओं की संख्या क्या है, समान संख्या वाले बता रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। पहला कि उनके संगत कोण जो होंगे, माने एक दूसरे के जो कोण की बात करेगा, अगर त्रिभुज की हम बात करें तो ये त्रिभुज जो हमारा होगा इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। तो इसके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो इसमें दिया कोष्टक में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तथा उनकी संगत भुजाएं जो हैं, मतलब इनके संगत भुजाएं की बात कर रहा है, ये इसके संगत भुजाओं का बात कर रहा है, ये क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। तो इनके संगत भुजाएं क्या होंगे, समानुपाती होंगे। मतलब इनकी जो भुजा हो वो एक समानुपात में होना चाहिए, और जबकि इनकी कोण जो हैं, उनके संगत कोण जो हैं वो कोण बराबर होने चाहिए। तब हमारा त्रिभुज क्या कहलाएगा या बहुभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। तो ये हमारी क्या है, पहले के चारों सवाल हैं रिक्त स्थान वाले। यहाँ तक इसमें देखिए क्या है, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो
भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब हमें इनके दोनों के दो दो उदाहरण देने हैं भिन्न भिन्न। पहला कि जो है समरूप आकृतियां होनी चाहिए और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। इसमें क्या हम कई प्रकार से इसके उदाहरण डाल सकते हैं, या कोई एक त्रिभुज लेकर एक वृत्त लेकर मतलब समरूप जो ना हो उनके लिए, और इनके लिए तो भाई समरूप देना पड़ेगा। जैसे हमारे ये क्या है, एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का जो मान होगा, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। ये पहला उदाहरण हुआ। पहला उदाहरण ये कहा कि समरूप है, तो हम दोनों क्या लिख सकते हैं, समरूप, इसका नाम डाल देते हैं ABC, और क्या लिख सकते हैं PQR। ये क्या है, समरूप है। अगर समरूप नहीं है तो उसके लिए क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं, एक वृत्त बना देते हैं, या एक वर्ग बना देते हैं। तो ये हमारी समरूप आकृतियां नहीं कहलाएंगी, ये समरूप आकृतियां नहीं कहलाएंगी, क्योंकि इसमें एक त्रिभुज है तो दूसरा क्या है, वृत्त है। इनकी आकृति जो है, यानी इसकी चेहरा जो है वो दोनों अलग अलग है, इसलिए हम उसे समरूप नहीं कहेंगे। यहाँ पर हम केवल उसकी चेहरा देखकर ही पहचान रहे हैं, बाकी उसमें कोई रूल नहीं लगा रहे हैं, वो आगे हमने पढ़ना है इससे बस तुरंत बाद। फिर दूसरा कह रहा है, दो उदाहरण देनी है, एक तो हो गया, दूसरा उदाहरण आपको देना है तो आप क्या करते हैं, दोनों वर्ग बनाकर भी डाल सकते हैं इसमें, कि दोनों अगर वर्ग हैं और इनकी भुजाएं जो हैं वो क्या हैं, चेहरा इनका समान है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, हमारे समरूप हैं। इसका नाम डाल दें तो क्या, ABCD। ये भी हमारा क्या होगा कि समरूप है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्ग हैं। इनकी भुजाएं जो हैं वो एक वर्ग बना रही हैं, इसकी भी भुजाएं वर्ग बना रही हैं, इसकी भी बना रही है, तो दोनों हमारी क्या होंगे, एक समरूप के ही उदाहरण होंगे। और इसकी हम बात करें तो वो हमारा क्या हो सकता है कि एक हम अगर मान लें, क्या ले लें, वर्ग ले लें, और एक हम क्या ले लें, त्रिभुज ले लें, तो इनका चेहरा एक जैसा है नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो समरूप नहीं। यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण इसका है, ये दूसरा उदाहरण जो समरूप नहीं है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, समरूप नहीं है, ये क्या है, त्रिभुज है, ये वृत्त है, इसलिए समरूप नहीं है। और यहाँ समरूप में देखिए दोनों त्रिभुज हैं, इसलिए समरूप है ये, और ये दोनों वर्ग हैं, इसलिए दोनों क्या है, समरूप है। नीचे कह रहा है कि बताइए कि तीसरा सवाल, कि बताइए कि निम्नलिखित क्या है, चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे, दोनों तो वर्ग है, लेकिन इनकी जो भुजाएं हैं वो क्या है, एक जैसा नहीं है। भुजाएं जो उनके हैं, इनकी भुजाएं क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए हम इसे समरूप नहीं कह सकते। तो लिखेंगे क्या कि यह समरूप, ये समरूप नहीं है, क्योंकि इनकी भुजाएं जो हैं वो भिन्न भिन्न है। भुजाएं क्या है, भिन्न है, मतलब एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। है तो वर्ग ये, लेकिन ये देखिए तिरछा है, ये जो सीधा है, इसकी जो भुजाएं हैं वो भिन्न है, इसलिए क्या है, समरूप नहीं है। बस केवल हमें यहाँ पर केवल चेहरा देखकर ही बताना था, इसमें कोई रूल हमें लगाना नहीं है। पहला जो हमारा प्रश्नावली है 6.1 में, तो पहला हमारा समाप्त हुआ, यहाँ तक देखिए, फिर आगे हम बता रहे हैं नए प्रश्नावली के साथ। आगे प्रश्नावली हमें 6.2 से पढ़ने से पहले हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज की समरूपता 2 बातों पर निर्भर करेगी। पहला कि 2 त्रिभुज कब समरूप होंगे, या कि तो पहला कंडीशन इसका फॉलो करे कि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तब उन्हें हम कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज समरूप है। या फिर दूसरा कंडीशन हो उसमें, मतलब फॉलो होना चाहिए, नहीं पूर्ण होना चाहिए, कि उनकी संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में, अर्थात समानुपाती हो, एक ही अनुपात में उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में कहें, या फिर कह सकते हैं कि समानुपाती हो, तब वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे हमारी ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज हमारी क्या है, 2 त्रिभुज ये समरूप कब होंगे, 2 त्रिभुज समरूप ये कब होंगे, ये हमारा A है, B है और C है, इसके संगत कोण, कोण A जो है ये कोण किसके, PQR, मतलब कोण A जो है कोण Q के बराबर होना चाहिए, कोण C जो है वो कोण R के बराबर होना चाहिए, और कोण B जो है वो कोण P के बराबर होना चाहिए। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ बोल रहे हो तो यहाँ बराबर नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपकी कोणें कुछ क्या होती हैं, कुछ पतली हैं, तो यहाँ देखिए पतली, यहाँ पर हल्का क्या है, उठा हुआ है ना, तो ये तो कोण इसके बराबर हो नहीं सकता है, क्योंकि एक जगह दबा हुआ है, दूसरी जगह क्या है वो, देखिए ये है हमारा, यहाँ पर कोण देखिए क्या है, दबा हुआ है। अब अगर हम कि तो ऐसे ही बनाएं, ऐसे ही बनाएंगे, तब तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोण हमारा ABC है, इस कोण A के बराबर है कोण P का, क्योंकि ये भी थोड़ा दबा हुआ है, और कोण जो C है वो कोण किसके बराबर है, R के है, और कोण B जो है वो कोण किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो इस तरह से अभी हम कह सकते हैं, लेकिन ये त्रिभुज घूमा हुआ है, देखिए ये देखो, ये सीधा पलट दिया गया है, इधर को कर दिया गया है, इसलिए क्या है, ये जो कोण A है वो कोण किसके बराबर है,
क्यू के बराबर है और कोण बी जो है वो कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण पी के बराबर है। तो पहला कंडीशन हमारा ये कहता है कि यदि उनके संगत कोण बराबर है, त्रिभुज चाहे जैसा हो, छोटा हो या बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, उनके संगत कोण अगर बराबर है तो इसे सीधे कहेंगे दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दूसरा कह रहा है उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होना चाहिए वो समानुपाती होना चाहिए। तो कोई भी दो भुजा अगर हम लेंगे तो इनके दो भुजाओं का जो संगत अनुपात होगा वो कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जैसे क्या है, ये किसी कोण ए, मतलब ये क्या है, भुजा ए बी है तो पी क्यू के, है ना, और जो हमारा क्या है बी सी ले ले या ए सी ले ले, तो इसके इक्वल अगर समान अनुपात में हो जाए, एक ही अनुपात में, कह रहे देखिए उनकी संगत भुजाएं जो हैं एक ही अनुपात में क्या हो, यानी समानुपाती हो, यानी हम कहें क्या कि ए बी अपान में क्या हो, पी क्यू हो और बराबर क्या होना चाहिए, फिर आगे बी सी यानी बी सी और अपान में क्या होना चाहिए, क्यू आर या क्यू आर क्यू कहें, ये दोनों अगर क्या है एक ही अनुपात में क्या हो, यानी समानुपाती हो। अनुपात कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो उसे हम कह सकते हैं क्या कि वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दो बात यहाँ पर है, पहला उनके संगत कोण बराबर हो और दूसरा उनकी संगत भुजाएं जो हो एक ही अनुपात में, यानी एक अनुपात में हो, अर्थात उसे कह सकते हैं क्या, समानुपाती हो। तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। यहाँ तक आपको बातों समझ में आई, दो की चीजें समरूपता के लिए कि समरूप उसे हम कब कर सकते हैं, दो बातें। अच्छा, इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, इन्हें आधारभूत हम प्रमेय भी कहेंगे। आगे सभी सीखने वाले हैं तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे सवाल में जब हम पढ़ेंगे त्रिभुज तो इस बातें हमेशा ध्यान में रखना ताकि आपको हर सवाल अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ तक फिर आगे बता रहे हैं। चलिए देखिए हमारे अगला प्रमेय हम बात करते हैं। दो प्रमेय इसमें है, दोनों प्रमेय को आपको ध्यान में रखना है, आगे बहुत जरूरी है इन दोनों को समझने के लिए। आगे सवाल लगाएंगे तो इन दोनों प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम पहले आप लोग को दोनों प्रमेय समझा देते हैं, उसके बाद में फिर आगे हम प्रश्नावली पर चलते हैं। पहला प्रमेय ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती। पहला प्रमेय कह रहा है कि यदि इसे हमारी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी डी, यानी ए बी सी, एक त्रिभुज हमारी है ए बी सी। अब कह रहा है कोई एक अन्य रेखा आकर, ये तो कह रहा है कोई के समांतर अन्य दो बिंदुओं को, मतलब किसी, जैसे ये समांतर है, इस रेखा के समांतर अगर हम ये दोनों बिंदुओं को परिच्छेद करने वाली कोई एक अन्य रेखा डालें, या इस रेखा के समांतर इन दोनों बिंदुओं को परिच्छेद करने वाली कोई रेखा डालें, या इस रेखा के समांतर इन दोनों रेखाओं को एक अन्य रेखा काटे, तो जो भी काटेगा वो दूसरे की क्या होगा, समांतर होगा। अब रेखा हम खींचेंगे कैसे, देखिए इससे डॉट डॉट डालेंगे, यहाँ होगा, है ना, और डॉट डॉट करेंगे तो इसकी ये होगा ना, इन दोनों को मिलाएंगे ये, तो यदि इनको हम मिलाएंगे तो ये क्या होंगे, ये हमारी जो रेखा है, क्या इसका नाम दे देते हैं हम क्या, एम और एन। यानी यही तो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी ए बी के समांतर एम एन रेखा, ए बी के समांतर एम एन रेखा, ये तो होता है समांतर अन्य दो भुजाओं, कौन दो भुजाएं, ए सी और बी सी, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रतिच्छेद करने पर, यानी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची हमने, एम एन रेखा खींची, जो बी सी और ए सी को दो भुजाओं पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, यानी काटे, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारी ये ए बी के समांतर एम एन रेखा जो है, ये दो भुजाओं को परिच्छेद करती है, कौन कौन को, ए सी को और सी बी को, तो इनका जो कटा हुआ भाग का जो अनुपात होगा, इसका अनुपात और इसका अनुपात, ये दोनों का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, समान होगा। यानी ये जो कटा हुआ भाग इसके बराबर होगा, ये कटा हुआ भाग इसके बराबर होगा। यानी इनका हम अनुपात इस तरह कह सकते हैं कि जो हमारा ये क्या है, एम सी है या सी एम है, वो सी एम है अपान किसका, एम ए। ये इनका जो अनुपात है, यहाँ से कटा हुआ भाग ये और ये, इसका अनुपात यानी क्या होगा, सी एन और अपान में क्या होगा, एन बी। यानी इन दोनों का जो अनुपात का रेशियो होगा, यानी क्या होगा, ये समान होगा, इसके ये बराबर होगा और इसके ये बराबर होगा। इनके कहने का मतलब है, इन्हें शुरू क्या किया, यहाँ से रूल समझना। ये एक बात कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हमने ए बी के समांतर लिखेंगे क्या,
कि AB के समांतर, AB के समांतर डबल अंडर खींचें क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो AB के समांतर अन्य दो भुजाओं को, कौन कौन भुजा काटी है, MN रेखा हमने खींचा है। तो यहां पर ये रिलेशन बना कि यदि हमारा इस भुजा के समांतर ये भुजा है तो हमारा निकल के क्या हम वहां पर लगा सकते हैं, ये चीजें, यानी इनके जो संगत कोण का अनुपात है वो क्या होगा, एक दूसरे के समानुपाती होगा। ये पहला नियम बता रहा है। यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी इसका उल्टा बता रहा है। उल्टा ये बता रहा है कि इसे हमारी ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमारी है, और एक अन्य रेखा आकर इसका नाम हम दे देते हैं क्या, पी क्यू और आर। क्या है, पी क्यू और आर। ये हमारे एक क्या आ गई है, ई और एफ रेखा आकर के, ई और एफ रेखा आकर के कहाँ को, इन्हीं इसको परिच्छेद कर दी है। किस रेखा को, किस बिंदु को, यानी हमारी पी आर को और आर क्यू को। ये तो कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, यानी ये रेखा जो आई है EF रेखा, वो दो भुजा कौन, Q और R, P और R, इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, यानी काट रही है, बांट रही है, तो वह क्या होगी, तीसरी भुजा की, यानी ये रेखा जो होगी इस रेखा की क्या होगी, समांतर होगी। यानी इसका पहले समझने मतलब क्या बनेगा, फार्मूला इस तरह से बनेगा कि जो RE है और रेशियो किसका, अनुपात EP का ये बराबर किसके दिए रहेगा, RF और अपान में FQ, क्या होगा, FQ। तो ये क्या होगी कि ये जो भुजा होगी यानी क्या, EF, ये समांतर किसकी होगी, PQ की होगी। एक दूसरे को उल्टा बता रहा है कि जब यहां पर पहला परिमेय ये कह रहा है कि यदि हमारी एक भुजा के मतलब एक भुजा के कोई अन्य दूसरा जो रेखा आएगा इस भुजा के अगर समानांतर दिया है तो वह जो दो भुजाओं को काटेगा वो एक ही अनुपात में काटेगा। दूसरी बात यहां यह कह रहा है कि यदि हमारी कोई अन्य रेखा आकर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी काट कर बांट रही हैं, तो वह डेफिनेटली या उसे हम क्या कहेंगे, तीसरी भुजा की वह रेखा क्या होगी, समांतर होगी। दोनों बातें हैं, दोनों परिमेय आपको ध्यान में रखना है। पहला परिमेय ये कह रहा है, एक बार फिर से सुनिए, पहला परिमेय ये कह रहा है कि किसी एक भुजा के समांतर कोई एक अन्य रेखा आकर उनके दो भुजाओं को विभाजित करेगा, तब कटा हुआ भाग एक दूसरे का जो अनुपात होगा वो दूसरे का एक दूसरे का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, एक ही अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। दूसरी त्रिभुज ये कह रहा है दूसरा परिमेय कि यदि हमारी कोई त्रिभुज है, एक अन्य रेखा आकर उनके दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रहा है, तो वह रेखा तीसरी भुजा की क्या होगा, समांतर होगा। दोनों में डिफिनीशन समझना, दोनों में अंतर समझना, दोनों को। इसका देखिए क्या कह रहा है, इसका डिफिनीशन ये कह रहा है यदि एक भुजा के समांतर कोई अन्य मतलब इस तीसरी भुजा या पहली भुजा कहें, इसके समांतर कोई एक अन्य रेखा अगर हम डालें तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात में बांटेगा वो एक ही अनुपात में बांटेगा। दूसरा क्या है, कोई एक अन्य रेखा आकर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक अनुपात में बांट रहा है तो वह तीसरी भुजा की क्या होगा, समांतर होगा। दोनों पर में समझिए, फिर आगे हम सवाल समझा रहे हैं। देखिए जो हमारी प्रश्नावली क्या है, 6.2 का जो हम सवाल देख रहे हैं, पहला सवाल कह रहा है आकृति जो हमारी मतलब ये दोनों आकृति है, दिया था आकृति हमारी कौन सी किताब में दिया था, 6.17, ये हमारी आकृति थी। इसमें दो है आकृति, पहला और दूसरा, ये पहला है और ये क्या है, दूसरा है, ये दो आकृतियां हैं। इसमें कह रहा है क्या कि जो DE है वो BC के समांतर है, नहीं पहले वाले सवाल में भी जो DE है ये BC के समांतर है, और जो सेकंड वाला सवाल है त्रिभुज है उसमें भी हमारा क्या है, जो DE है वो BC के समांतर है। अब आप लोग अभी पढ़कर आए हैं, इससे पहले परिमेय उसमें यही तो बताया गया था कि यदि हमारी कोई त्रिभुज है, कोई एक अन्य रेखा आकर किसी दो भुजाओं को यानी त्रिभुज के दो भुजाओं के काटेगा और तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा, तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, एक ही अनुपात में काटेगा। यानी BC के समांतर अगर DE है, यदि DE जो है BC के समांतर है, DE जो है अगर BC के समांतर है, तो अभी हम लोग परिमेय क्या है, फर्स्ट या सेकेंड, यहां पर अभी हम लोग क्या फर्स्ट परिमेय पढ़कर के आए हैं कि इनके संगत भुजा का अनुपात यानी AD
अपान में dB बराबर किसके होगा, AE अपान में EC। यही तो भी हम पढ़ के आए हैं पहला प्रमेय में। फर्स्ट प्रमेय हम लोग अभी पढ़े हैं इससे जस्ट पहले कि किसी त्रिभुज के यानी एक भुजा के समांतर कोई एक अन्य रेखा आकर किसी एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को काटे या प्रतिच्छेद करे तो उनके जो कटा हुआ भाग है उनके अनुपात जो होगा वो एक ही अनुपात में होगा। अभी हम लोग इसको पढ़ कर आए हैं, तो जो पढ़ गया तो सीधे हमें मान किसका निकालना था, मान निकालना है EC का। EC का मान हमें यही निकालना है, तो देखिए निकल गया, कुछ नहीं करना है। AD का मान कितना है, AD का मान है 1.5 अपान में क्या है, DB का मान कितना है, यानी AD का मान हमारा 1.5 है और DB का मान जो है वो 3 सेमी है और बराबर AE का मान कितना है 1 है और EC का मान हमें पता नहीं है तो हम लिखे रहेंगे EC। कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटाना आपको आता ही है। दशमलव के नीचे क्या करेंगे, 3 लिखा हुआ है, एक जीरो बढ़ाएंगे, इसका दशमलव गायब, काट दीजिए क्या, 15 एकन्नम 15 और 15 दूना 30, यानी 1/2 बराबर 1 अपान EC। अब करा दीजिए क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची गुणा और हमारा EC का मान निकल के क्या आ गया 2 एकन्नम 2, यानी जो हमारा EC का जो मान है वो इसमें कितना निकल के आ गया 2 सेमी। ये समझ में आया। वही इसमें बता रहा है कि यदि हमारी DE जो है, जो हमारी DE भुजा है वो BC के क्या है समांतर है, तो इनका जो अनुपात कटा हुआ है वो एक अनुपात में होगा, यानी क्या AD अपान में DB, AD अपान में DB और ये बराबर होगा क्या AE अपान में क्या होगा EC होगा। हमें क्या निकालना है, AD निकालना है, नहीं AD का मान हमें पता नहीं है तो AD को इसे लिखे रहिए, AD बराबर DB का मान कितना है, तो DB का मान क्या है 7.2 सेमी बराबर AE का मान कितना है 1.8 और EC का मान कितना है, यानी EC का मान जो हमारा है वो क्या है 5.4। ये मान है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे है। देखिए इसका पॉइंट इससे गायब हो जाएगा, 18 एकन्नम 18 और 18 तैयार कितना हो गया 54। बचा क्या, बचा यहाँ पर क्या AD अपान में 7.2 और बराबर क्या है 1/3, क्या कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो बनेगा 3 से इसमें हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3AD और बराबर क्या हो जाएगा 7.2। अब ये क्या इंटू में है तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, यानी क्या हो जाएगा AD बराबर होगा 7.2 अपान में क्या हो जाएगा। अब पॉइंट का आपको भाग करना तो आता ही है दशमलव का, कैसे काटेंगे, लिखेंगे AD बराबर, देखिए 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, फिर दशमलव लगेगा, एक जाएगा यहाँ हो जाएगा 12 और 3 चौके 12। जिनको ना समझ में आया हो, जिनको समझ में ना आया हो कि हमारा 2.4 सेमी है वो ऐसे समझे। सवाल हमारा क्या लिखा था 7.2 और अपान में 3, या कि तो वो भाग कर लें इस तरह से। अगर दशमलव का भाग करना आता है क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, घटाए कितना बचा 1, दशमलव जाएगा ऊपर, 2 तारे और 3 चौके हो गए 12। अभी भी जिसको पल्ले नहीं पड़ा है वो ऐसे समझें, क्या करें, इसका पॉइंट पहले हटा लें, कितना हो गया 30, यानी अब हम क्या करेंगे इसे 30 से भाग करेंगे किसको 72 को, तो 30 दूना कितना हो गया 60, घटाए कितना बचा 2 1, पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे हो गया कितना 120, तो 30 चौका कितना होता है 120। यानी कि इसमें से अगर कोई भी आपको मेथड समझ में आया तो आपको इस सवाल की आंसर समझ में आ गया कि कैसे निकला है। ठीक है, तो बस ये आज के लिए लास्ट सवाल है, मतलब पहला ही शुरू ही किए हैं, उससे पहले कुछ बताए थे, पहले एक्सरसाइज बताया गया अभ्यास प्रश्नावली 6.1 बताया गया, उसके बाद में समरूपता थी 2 कंडीशन उसको बताया गया और उसके बाद में क्या गया 2 प्रमेय पढ़ाया गया और 2 प्रमेय के बाद में उसके दोनों के हम यूज मतलब एक पहले का यूज बता दिए, दूसरों को आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक आप लोग देखिए, यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो क्या करिए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, यदि चैनल पर पहली बार हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।